नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मिर्जा शाकिर अली बेग। जींद उपचुनाव में सियासी सरगर्मियां तेज होती जा रही हैं। सभी सियासी दलों ने प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। सभी सियासी दल प्रचार के लिए बाहरी समर्थकों का इस्तेमाल कर रहे हैं। जींद में बाहरी लोग अपनी गाड़ियों के काफिले के साथ पहुंच रहे हैं। यही वजह है कि जींद में गाड़ियों का रेला लगा हुआ है। प्रचार करने वाले शहर, गली मोहल्ले और गांव गांव में जाकर अपने उम्मीदवार का प्रचार कर रहे हैं। सियासी दल मतदाताओं को लुभाने के लिए तरह तरह के लुभावने वादे भी कर रहे हैं। जींद उपचुनाव में कांग्रेस, बीजेपी, इंडियन नेशनल लोकदल और जननायक जनता पार्टी की प्रतिष्ठा दांव पर है। जींद उपचुनाव की 2019 का सेमीफाइनल माना जा रहा है और आज की बड़ी बहस इसी बात पर कि क्या बाहरी लोग जितवाएंगे जींद का चुनाव। तो आज की बड़ी चर्चा इसी मुद्दे पर है और खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट पर नजर डालते हैं जहां जींद में आजकल भीड़ काफी ज्यादा बढ़ गई है। बात लोगों की करें तो गाड़ियों का काफिला जींद में नजर आ रहा है और ये जींद के लोगों का नहीं बल्कि जींद के बाहर से आए हुए लोगों की गाड़ियों का काफिला होता है। और इसकी वजह से जींद उपचुनाव में उम्मीदवारों के समर्थकों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। लेकिन अब बड़ा सवाल यह है कि क्या उम्मीदवारों की भीड़ समर्थकों की भीड़ पर हावी होगी और क्या समर्थकों की भीड़ जींद के उम्मीदवारों को जीत दिलवाएगी। ये तमाम चीजें नजर में हैं क्योंकि जींद का उपचुनाव सेमीफाइनल भी कहा जा रहा है। जींद उपचुनाव में दांव पर है तमाम सियासी दलों के साथ साख को बचाने के लिए लिया जा रहा है बाहरी समर्थकों का सहारा। बाहरी समर्थकों ने कर दिया जींद को जाम। क्या बाहरी समर्थक दिलाएंगे उम्मीदवारों को जीत? क्या उम्मीदवार के समर्थकों की भीड़ तय करेगी जींद के सियासी जंग की जीत? जींद उपचुनाव को सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है। यही वजह है कि इस उपचुनाव में अपने अपने उम्मीदवारों का चुनाव प्रचार करने के लिए प्रदेश भर से समर्थक हजारों की तादाद में जींद पहुंच चुके हैं। कुछ करने का वादा रखता है। आलम यह है कि जींद की सड़कें पूरी तरह से जाम नजर आ रही हैं, चाहे मुख्य सड़क हो या फिर गली या चौराहा। जींद में इस वक्त केवल और केवल जींद विधानसभा उपचुनाव के उम्मीदवारों के समर्थकों की भीड़ ही नजर आ रही है। बाहरी समर्थकों के जींद पहुंचने से जींद में वाहनों की संख्या भी काफी ज्यादा बढ़ गई है। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि क्या बाहरी कार्यकर्ता या समर्थक जींद के उम्मीदवारों को जीत दिलवाएंगे? क्या उपचुनाव में तमाम बुनियादी मुद्दे पीछे छूट जाएंगे? क्या जींद की जनता उस उम्मीदवार को चुनेगी जिसके साथ समर्थकों की ज्यादा भीड़ होगी, या फिर उस उम्मीदवार पर मोहर लगेगी जो जींद को एक अलग पहचान दिलाने की हिम्मत रखता हो? हरियाणा में लोकसभा और विधानसभा चुनाव से पहले जींद विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव का परिणाम सभी दलों की सियासी हवा का रुख तय करेगा। इसलिए कोई भी सियासी दल इस उपचुनाव को हल्के में लेना नहीं चाहता। बीजेपी के लिए तो ये उपचुनाव जहां पहले ही एक बड़ी परीक्षा है, वहीं सत्ता से बाहर चल रही कांग्रेस और इनेलो को भी इस चुनाव में अपना दम दिखाना है। इनेलो से अलग होकर बनी जननायक जनता पार्टी के लिए भी ये चुनाव खुद को साबित करने जैसा होगा। ये उपचुनाव ऐसे समय में है जबकि हरियाणा में लोकसभा और विधानसभा चुनाव इसी साल होने वाले हैं। ऐसे में इस उपचुनाव का परिणाम आगामी चुनावों के लिए दलों के लिए उनकी सियासी हवा का रुख तय करेगा। लेकिन अब बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि जिस तरह से बड़ी संख्या में उम्मीदवारों के बाहरी समर्थक जींद पहुंच रहे हैं, उन समर्थकों की भीड़ में जींद के अहम और बुनियादी मुद्दे कहीं खो न जाए। हरियाणा डेस्क, टोटल। तो जींद उपचुनाव खासा अहम होता जा रहा है और जींद के इस उपचुनाव में जहां अपने उम्मीदवारों को जितवाने के लिए समर्थक इकट्ठा हो रहे हैं और न सिर्फ जींद में बल्कि जींद से बाहर पूरे हरियाणा से लोग जींद पहुंच रहे हैं। अपनी पार्टी के नेता अपने पार्टी के उम्मीदवारों और अपने समर्थकों के लिए प्रचार कर रहे हैं और तमाम लोग जींद पहुंचकर अपने रिश्तेदारों, अपने जानने वालों के पास जाकर अपने उम्मीदवार का समर्थन करने की अपील कर रहे हैं। और यही वजह है कि जींद में अब लोगों की संख्या इतनी ज्यादा बढ़ गई है, काफिले गाड़ियों के देखने को मिल रहे हैं और हलचल खासी तेज हो गई है। और जिनका ये उपचुनाव
हरियाणा की सियासत को गर्म करता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में सभी राजनीतिक दल पूरी ताकत झोंक रहे हैं और हर एक का मकसद यह है कि जींद उपचुनाव किसी भी हाल में जीता जाए, क्योंकि माना यह जा रहा है कि जींद उपचुनाव एक तरह से सत्ता का सेमीफाइनल। हमारे सहयोगी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र सोनी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। वीरेंद्र सोनी जी, जींद की जो तस्वीरें अब सामने आ रही हैं काफी दिलचस्प है। गाड़ियों के लंबे लंबे काफिले हैं, लोग पहुंच रहे हैं। क्या माना जाए कि जींद का जो चुनाव है एक तरह से हरियाणा की सियासत को गरमाने वाला हो गया। नाक की लड़ाई हर पार्टी के लिए बन गई है। इसी लिहाज से पार्टी के समर्थक हों या जानने वाले हो, सभी जींद पहुंच के उम्मीदवारों के समर्थन में अपील कर रहे हैं। नहीं, ये बात निश्चित है कि लोग पहुंच रहे हैं। लोग क्यों पहुंच रहे हैं? ये सब लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव के टिकटार्थियों की भीड़ है। ये भीड़ इसलिए है कि वो अपनी टिकट पक्का करना चाहते हैं, नेताओं को अपनी परिक्रमा दिखाना चाहते हैं, नेताओं को अपनी शक्ल दिखाना चाहते हैं कि हम लोग जींद में आ गए हैं, हमारा इतना प्रचार है। और ये सब जो है कोई व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे ये डाल रहे हैं, हमने वहां किया, वहां संपर्क किया। जमीनी धरातल पर काम करे ना करे, लेकिन सोशल मीडिया में इस बात का प्रचार अवश्य करेंगे कि हमने इतने वोट पक्के किए, इतने समर्थकों के यहाँ गए, इतने लोगों को प्रेरित किया। ये सब बातें बाहरी लोग कर रहे हैं और बाहरी लोग ये हवा बनाने के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन ये भाग्य का फैसला तो जींद की जनता का होना है। जींद की जनता भली भांति जानती है कि उनका भाग्य विधाता कौन हो सकता है, किस दल के साथ जाने में उनका हित है। बाहरी लोग तो सिर्फ हवा बनाने के लिए हैं, उनका यहाँ के लोगों से कोई लेना देना नहीं है। वो किसी के यहाँ जाएंगे, मान लीजिए किसी संबंधी के यहाँ भी जाएंगे, रिश्तेदार की भी यहाँ जाएंगे, तो वो क्षणिक प्रभावित होगा। जींद की जनता अपना मन बना चुकी है कि उसको किसके दल के साथ जाना है, किसमें उसका हित का चिंतन हो सकता है, वो जींद के लोग भली भांति जानते हैं। उनको इस बात की शिक्षित करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन ये तो हवा बनाने के लिए पूरे कुछ जो नेता लोग रूठे हुए हैं, वो भी सबको पता है, वो सब दिखावा कर रहे हैं। उनको पता नहीं किसका भविष्य कहां है, सुरक्षित है, वो उसी दल के साथ जाना चाहता है। ये चुनाव निश्चित रूप से बहुत बड़ी परीक्षा की घड़ी है, सभी दलों के लिए अस्तित्व की लड़ाई है। अगर मान लीजिए लोग ये जानते हैं कि सत्तारूढ़ दल के साथ रहने से उन्हें क्या लाभ होने वाला है। अगर रणदीप सुरजेवाला के साथ जाते हैं तो रणदीप सुरजेवाला का कद निश्चित रूप से बड़ा होगा, लेकिन जींद की जनता को क्या मिलेगा, ये सोचने वाली बात है। बिल्कुल। और जिस तरह से आपने एक वैलिड पॉइंट भी उठाया कि जो उम्मीदवार विधानसभा और लोकसभा की तैयारियों में जुटे हुए हैं पूरे हरियाणा में, वो तमाम लोग जोर दिखा रहे हैं और सोशल मीडिया पे एक हवा बनाने की कोशिश हो रही है। लेकिन इस हवा का सोनी जी असर होता है या सिर्फ ये हवा सोशल मीडिया तक ही बनी रहती है? नहीं, इसका सिर्फ क्षणिक प्रभाव होता है। जो स्थानीय जनता है वो अपने मुद्दे भी जानती है, उनको बाहरी लोगों से ज्यादा जानकारी है भी कौन उनका हितैषी है। बाहरी लोग तो सिर्फ आएंगे, अपनी हवा बनाने के लिए आएंगे, सिर्फ अपने नंबर बनाने के लिए आते हैं, नेताओं को दिखाने के लिए आते हैं। सिर्फ अपने अमुक स्थान पर गए, वहां जाकर प्रचार किया, लोग इससे उनकी शक्ल देखकर कोई वोट नहीं देता। लोगों को मालूम है, जींद के लोगों को भली भांति मालूम है कि उनके मुद्दे क्या हैं, उनका कौन जो हित, किसके साथ उनका हित जुड़ा हुआ है, कौन उनका हितैषी हो सकता है। उनको कोई प्रेरित करने की आवश्यकता नहीं है। ये तो सिर्फ बाहर अपना बाहरी हवा बनाने के लिए लोग आते हैं, नेताओं को दिखाने के लिए, और ये दिखाने के लिए कि अमुक दल की इतनी बड़ी हवा है, उसको प्रभावित करने के लिए। अब मतदाता बहुत शिक्षित है, वो भली भांति जानता है कि कौन सा दल किस रूप में कहां उनको उसके साथ जुड़ना है। इसीलिए जो है यहाँ के मतदाता अपना कोई मन भी नहीं दे रहे, इसलिए उम्मीदवार डरे हुए हैं। इस पर वो नहीं है कि उम्मीदवारों को ये लगता होगा कि उनके आने से हवा बन जाएगी, ऐसे नहीं। कांग्रेस के लोग इस बात को लेकर चिंतित हैं कि अभी तक मुख्यमंत्री इस क्षेत्र में आए क्यों नहीं। उनको ये लग रहा है कि मुख्यमंत्री हमें कुछ समझते नहीं है। मतलब जो प्रत्याशी है, दूसरे दलों के प्रत्याशी है, वो समझते हैं मुख्यमंत्री भयभीत ही नहीं है, वो अभी तक आए नहीं, जबकि उनको आना चाहिए। ये आ रहे हैं, उसके इलाहाबाद कुंभ में स्नान करने के बाद यहाँ आएंगे, मुख्यमंत्री भी आएंगे, चुनावी मोर्चा और गर्म होगा। लेकिन वो समझ रहे हैं कि मुख्यमंत्री इसको गंभीरता से नहीं ले रहे। लेकिन बीजेपी संगठन इतनी गंभीरता के साथ जुड़ा हुआ है, बीजेपी के संगठन के सभी लोग जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के लोग भी जुड़े हुए हैं, इनेलो भी प्रयास कर रही है, पूरा इस तरह के जननायक जनता पार्टी के लोग भी जुटे हुए हैं, किसी की कोई कमी नहीं है। लेकिन बाहरी लोग सिर्फ दिखावा है, उससे ज्यादा कुछ नहीं, सिर्फ शो पीस है। इसका क्षणिक प्रभाव होगा, कोई लंबा प्रभाव मैं नहीं समझता कोई दीर्घकालिक प्रभाव इससे होने वाला है। लेकिन सोनी जी, जिस तरह से जींद के जो मुद्दे हैं वो कहीं ना कहीं गौड़ होते जा रहे हैं। पूरे हरियाणा के विकास की बातें होती हैं कि हमने समान विकास किया पूरे हरियाणा में, लेकिन जब जींद पे सवाल पूछा जाता है तो बताने के लिए कुछ नहीं होता है और उसमें सिर्फ नालियों की सफाई, बल्ब बदलवाना, ये तमाम चीजें आ जाती हैं। और फिर जब घूम फिर के बात पहुंचती है आईएनएलडी और कांग्रेस के पास कि आपके विधायक रहे, तो वो अपने जो काम गिनवाते हैं और ये कहते हैं कि जो सरकारें अगली आई उन्होंने उस काम को आगे नहीं बढ़ाया। तो जींद के लोग तो वहीं के वहीं है। आखिर
वो इन तमाम चीजों को देखकर वोट करें या उनके मुद्दे इस पर हावी रहेंगे? जिस तरह आपने कहा कि अभी पत्ते जींद के लोगों ने नहीं खोले, यानी कि जींद के लोग समझ रहे हैं कि आखिर वोट किन मुद्दों पर करना है। बिल्कुल निश्चित बात है, जींद का विकास का मुद्दा पृष्ठभूमि में चला गया है। जींद का किसी का डेवलपमेंट का क्या विजन है? जब निगम चुनाव के लिए तो डेवलपमेंट का विजन का आप जारी कर सकते हैं, जींद के विकास के लिए किसी दल ने अपना विजन जारी नहीं किया है। निगम चुनाव में हो सकता है, जींद के लिए नहीं है, किसी के पास कोई विजन नहीं है, सबकी उपलब्धियां हैं, अपने शासनकाल में मैंने ये किया, सब अपने उपलब्धियां गिना रहे हैं, या फिर इसको जातीय रंग देने का कोशिश की जा रही है। सबसे बड़ी दुखदाई और चिंता की बात यह है, इस चुनाव को जातीय रंग दिया जा रहा है, जबकि सामाजिक समरसता की बातें होती हैं, लेकिन सभी राजनीतिक दल इसको जो चिंता कर रहे हैं वो अपने आप को जातीय रुख की तरफ कर रहे हैं। जातीय रुख बड़ा घातक होगा, ये हरियाणा के ताने बाने के लिए जो है उपयुक्त नहीं है। अगर जातीय रंग दिया जाएगा तो इसका आने वाले विधानसभा और लोकसभा चुनाव में भी इसका प्रभाव पड़ेगा, और विकास के मुद्दे तक सीमित, विकास का तो मुद्दा कोई है ही नहीं, विकास के मुद्दे पे बात हो ही नहीं रही है। सभी इसको जातीय रंग देने की बात कर रहे हैं या अपने कार्यकाल की उपलब्धियां गिना रहे हैं। आगे के लिए जींद के लिए उनके पास क्या विजन है, वो जींद के लिए क्या करना चाहते हैं, उनके लिए क्या संकल्प है, इस बात को कोई दोहरा नहीं रहा, इस पर कोई चर्चा नहीं कर रहा। तो जींद का जो विकास है वो पृष्ठभूमि में है, नेताओं का जातीय जो इसको रंग दिया जा रहा है, जात पात की राजनीति की जा रही है, वो बड़ा दुखदाई है और इससे बचा जाना चाहिए। बिल्कुल, और जिस तरह से सोनी जी हमने देखा कि जातिगत जिस आंकड़ों की बात आपने की, उसी लिहाज से शायद कैंपेन भी चल रहा है। सभी पार्टियों के हर जाति के उम्मीदवार जो नेता हैं उनको उतारा जा रहा है प्रचार के लिए, सबके टूर बनाए जा रहे हैं, कोई 2 दिन रुक रहा है, कोई 3 दिन रुक रहा है, यानी तमाम समीकरण को साधने की भी कोशिश है। और जींद के जो लोग हैं, जो लोकल लोग हैं, जो दावेदार हुआ करते थे टिकट के, उनकी जो नाराजगी दिखने को मिल रही है, वो भी एक फैक्टर हो सकता है। नहीं, बिल्कुल जातीय रंग दिए सभी दल हैं, इसमें बीजेपी कांग्रेस कोई भी दल है, कोई वो छूता नहीं है, सभी बराबर के दोषी हैं। उनके समीकरण इसी ढंग से अपनाए जा रहे हैं, उसी दल जातीय समुदाय के नेताओं को बुलाया जा रहा है, उनको मनाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। जो लोग रुष्ट भी हैं उनको मनाया जा रहा है, जिनकी चाहे वो बीजेपी के लोग हैं, चाहे वो जननायक जनता पार्टी के हैं। अब सुरेंद्र बरवाला जी का उदाहरण आपके सामने है, उन्होंने अपने पत्ते नहीं खोले, फिर देर से फिर वापस बीजेपी के अंदर। इस तरह अब जयप्रकाश जी अभी नहीं आए हैं, वो निर्दलीय हैं, उनका कोई कांग्रेस के सदस्य नहीं है, लेकिन जिस तरह रणदीप सुरजेवाला के साथ उनकी मैत्री हुई थी तो ये क्यास लगाए जा रहे थे कि वो भी जो है उनके पक्ष में प्रचार करेंगे, अभी तक नहीं आए। लेकिन दूसरे इस तरह बीजेपी के जो मुख्य अपना ओएसडी हैं, राजेश गोयल जी हैं, उनको भी वो नाराज होकर चंडीगढ़ में बैठ गए, उनकी बड़ी महत्वाकांक्षा जागृत हो गई। तो किसी भी दल है, महत्वाकांक्षा किसी की भी जागृत हो सकती है। मांगेराम गुप्ता जी को मनाने के लिए अनिल जैन जी गए, अब इतने वरिष्ठ नेता मनाने के लिए जा रहे हैं। तो सभी का जातीय समीकरण, सबका जो लक्ष्य है वो जाति विशेष के नेताओं को प्रभावित करने का है। बीजेपी ये सोचती है कि गैर जाट का मुद्दा जितना प्रभावी होगा उसको लाभ मिलेगा, बाकी दलों के वोट जो है एक जाति विशेष के वोट बढ़ जाएंगे। लेकिन ये सब जातीय चुनाव होना है, और ये जाति का पहले भी रहता है, लेकिन इस बार जातीय जो रंग है वो ज्यादा दिखाई दे रहा है, तो अन्य मुद्दे पृष्ठभूमि में जा रहे हैं। ठीक है, हमारे साथ खास मेहमान और हमारे साथ जुड़ चुके हैं उपेंद्र कादियान, जननायक जनता पार्टी की तरफ से हमारे साथ इस चर्चा में हिस्सा ले रहे हैं। तो वहीं तरुण भंडारी जी कांग्रेस का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, और राजीव जेटली जी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इस चर्चा में हमारे साथ बन गए। राजीव जी, आपका रुख करूंगा। जींद में तो एक तरह से मेला लगा हुआ है, हुजूम है और लोग आ रहे हैं और लोगों से समर्थन मांग रहे हैं। क्या लग रहा है, माहौल कुछ बदलेगा बाहर से जो लोग आ रहे हैं? देखिए, मैं आपकी अभी सुन रहा था चर्चा, मुझे थोड़ा हैरानी हुई इस बात को लेकर जी। किस तरीके की चर्चा हुई है। कोई भी राजनीतिक पार्टी क्यों ना हो, उसके कार्यकर्ता, उसके पदाधिकारी सभी दूसरे राज्यों में, दूसरे प्रदेशों में, दूसरे जिलों में जाते हैं, वो कोई भी राजनीतिक पार्टी क्यों ना। ठीक है, कोई ऐसी पार्टी देखी आपने जहां बाहर से लोग नहीं बुलाए जाते? इवन इंडिपेंडेंट कोई चुनाव लड़ता है तो भी अपने रिश्तेदारों को वहां बुला लेता है। तो मुझे लगता नहीं ये कोई चर्चा का विषय था। लेकिन दूसरी बात यह है कि बहुत मूल विषय जो है वो जींद का चुनाव है। जींद का चुनाव, जींद के लिए जो उम्मीदवार ईमानदारी से कार्य करता वो आया है, जो उम्मीदवार जींद की जनता की आकांक्षाओं पर खरा उतर सकता है, उसी को ही जींद की जनता चुनेगी। ये बात बिल्कुल सच है कि बाहर के लोग आकर केवल प्रभाव जरूर डाल सकते हैं, एक माहौल जरूर बनता है उनसे, क्योंकि हर बार जब लोगों को की आवश्यकता होती है कार्यक्रम तो जेटली जी के पास जाने की कोशिश करें, तकनीकी समस्या है। उपेंद्र कादियान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उपेंद्र, जिस तरह से इस वक्त जींद में प्रचार चल रहा है, आप लोग क्या देख रहे हैं? क्योंकि जननायक जनता पार्टी का नया उदय है, नए चेहरे के साथ आप लोग मैदान में हैं, बाकी पार्टियों से क्या चुनौती मिल रही है या मुकाबला किससे मान रहे हैं आप लोग? बाद में ले लो।
ठीक है, तकनीकी समस्या है। वीरेंद्र सोनी जी, मैं आपके पास ही आऊंगा। क्या लग रहा है, जननायक जनता पार्टी का मुकाबला किससे है? क्या प्रभाव डाल पाएगी जननायक जनता पार्टी? बड़ा सवाल इसलिए भी हो रहा है क्योंकि एक युवा चेहरे के तौर पर दिग्विजय चौटाला को आगे किया गया है, एक सिंबल मिला हुआ है, अभी कोई परमानेंट सिंबल नहीं है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि प्रभाव काफी कुछ है, और जब से रणदीप सुरजेवाला का नाम सामने आया है तो मुकाबला काफी दिलचस्प हो गया है। इसमें कोई दो राय नहीं कि मुकाबला बड़ा दिलचस्प है। जननायक जनता पार्टी की असली लड़ाई जो है इंडियन नेशनल लोकदल से है। जननायक जनता पार्टी की उम्मीदवारी के बाद ये जो युवा वर्ग है उसमें निश्चित रूप से उत्साह है, और जननायक जनता पार्टी ये दिखाना चाहती है कि उसका जो एज है इनेलो से ज्यादा है। इसीलिए जननायक जनता पार्टी के कार्यकर्ता जगह जगह अपना मुकाबला जो है वो इनेलो से जोड़ रहे हैं, और ये पार्टी अपना सिर्फ दिखाने के लिए लड़ाई लड़ रही है। इसके बाद इसका प्रभाव बनेगा। उसको पता है कि अगर इसके चुनाव के अंदर उसका एज रहता है तो पूरे हरियाणा के अंदर टिकटार्थियों की भीड़ भी बढ़ेगी, पार्टी का जनाधार बढ़ेगा और टिकट चाहने वाले लोगों की संख्या भी बढ़ेगी। इसलिए पार्टी पूरी ताकत लगा रही है। आप सोशल मीडिया में देखिए, जननायक जनता पार्टी का प्रचार काफी ज्यादा है, युवा वर्ग में उत्साह है, युवा वर्ग में पहले भी रहा है, और ये धारणा समाप्त करने देना चाहती है कि ये सिर्फ सेल्फी वाली पार्टी है। जननायक जनता पार्टी अपना इस तरह जनाधार बढ़ा के हर जगह संपर्क करके ये दिखाना चाहती है कि उसके इनेलो से ज्यादा अगर उसका प्रभाव बनता है तो पूरे हरियाणा के अंदर ये छवि जाएगी, और जितने भी टिकटार्थियों की भीड़ है वो उसकी ओर रुख करेगी। लेकिन सुनिए जी, ऐसे में इंडियन नेशनल लोकदल को तो नुकसान होगा, लेकिन अगर जननायक जनता पार्टी दूसरे वर्गों, दूसरी पार्टियों पर भी अपना प्रभाव छोड़ती है, वहां के नेता अगर जननायक जनता पार्टी में आते हैं, तब शायद हरियाणा की जो पूरी राजनीति होगी, बड़ी राजनीति विधानसभा लोकसभा की, तब ज्यादा असर डाल पाएगी जननायक जनता पार्टी। ये बात निश्चित है, लेकिन एक बात आप ये भी मान के चलिए कि ये परिवारवादी पार्टी है। लोगों में ये भी धारणा है कि अगर दुष्यंत और दिग्विजय उनसे नाराज हो जाते हैं तो उनका भविष्य कहां है। ठीक है, कैडर बेस्ड पार्टी नहीं है। आम कार्यकर्ता टिकटार्थी ये सोचता है कि उनका दिग्विजय, दुष्यंत और अजय चौटाला जी को प्रसन्न करना या उनका खुश रहना बहुत जरूरी है। अगर इनमें से लोग नाराज हो जाते हैं तो उनका भविष्य खत्म है। भाई अन्य दल, राष्ट्रीय दल है, उनमें एक नेता नाराज होता है तो दूसरे दरवाजे के दस्तक दे देते हैं। अब ये परिवारवादी संगठन है, इसलिए कार्यकर्ताओं के मन में भी ये चिंता रहती है कि अगर इनमें से कोई नाराज हो गया तो उनका टिकट खत्म हो जाएगा, उनका राजनीतिक भविष्य सील हो जाएगा। तो इस बात का भी चिंतन करते हैं। लेकिन अब ये इसके अंदर इनेलो के अंदर बिखराव आया, इस बिखराव के अंदर से इनेलो को सबसे बड़ा नुकसान हुआ है। इन दोनों दलों को नुकसान हुआ है। इनके जो हरियाणा में जो तस्वीर बन के उभर रही थी उससे अब कार्यकर्ता निराश है, दोनों दलों के कार्यकर्ता निराश हैं। अब इस बात को लेकर लोगों में इस बात का एक संशय बना हुआ है कि किस पार्टी का एज रहता है। इनेलो भी कम नहीं है, इनेलो की ताकत कम नहीं आंकना चाहिए। ठीक है, जेटली जी, अगर आवाज मिल रही हो तो आप जिस बात पर जहां पर रुके थे उसे कंटिन्यू कीजिए। जननायक जनता पार्टी की तरफ से जेटली जी मैं आऊंगा, तो कुछ तकनीकी समस्या, ऑडियो क्लियर कर ले, उसके बाद मैं आपसे बात करता हूं। उपेंद्र कादियान हमारे साथ जननायक जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं। उपेंद्र, क्या लग रहा है, जो सोनी जी ने सवाल तमाम उठाए हैं और जो जिस तरह से विश्लेषण उन्होंने किया है, उसको कितना हद तक आप लोग सही मान रहे हैं? श्रीमान जी, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना कि लगातार मेरा ये जो फोन था इससे मेरे संपर्क नहीं हो पा रहा था। लेकिन जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि आज जींद के अंदर एक एक युवा साथी तन मन और धन से हर एक एक कार्यकर्ता को जोड़ने का काम कर रहा है, दुष्यंत चौटाला के प्रति अपनी आस्था व्यक्त कर रहा है, क्योंकि उन्होंने लगातार दुष्यंत चौटाला के एमपी बनने के बाद जो उन्होंने जन सहारानी कार्य काम किए हैं, जो पूरे हरियाणा प्रदेश को एक साथ लेकर के वो चले हैं, जिस प्रकार से ट्रैक्टर का मुद्दा उन्होंने उठाया, जिस प्रकार से किसान के साथ वो मिलकर के उस संसद में पहुंचे, और जिस प्रकार से युवा साथियों के लिए उन्होंने एक लड़ाई लड़के रोजगार मेरा अधिकार जैसे कार्यक्रम चलाने का काम किया, आज इस जनता पूरी रूप से जान चुकी है कि जननायक जनता पार्टी एक ऐसा विकल्प उनके सामने उभर करके आया है कि वो उस साथी के साथ जुड़ करके, दुष्यंत जी के साथ जुड़ के, भाई दिग्विजय जी के साथ जुड़ करके इस हरियाणा प्रदेश की नई तस्वीर बना सकते हैं। चाहे कोई कुछ कहता रहे, चाहे बीजेपी अपनी बात कहे, चाहे कांग्रेस अपनी बात कहे, इनको लगातार लोगों ने देखा है। लेकिन दुष्यंत चौटाला ने हरियाणा के अंदर एक सांसद होते हुए जो सीएम का अपने आप को दिखाने का काम किया, जो अपने आप को ये महसूस करवाया कि हाँ, अगर हरियाणा प्रदेश के अंदर मैं आप लोगों की आवाज बन करके गूंज सकता हूं, तो जब मैं चंडीगढ़ में जाकर के बैठूंगा तो किस प्रकार से आपके मुद्दों को उठाने का काम करूंगा।
आज मैं लगातार लगभग एक हफ्ते से बड़े बारीकी से यहाँ के बाजार की भी मैंने रौनक देखी है। मैंने गांव स्तर पर जाकर के उन बुजुर्गों से भी मैंने बात की है। उन्होंने लगातार एक ही बात कही है कि हमें दुष्यंत चौटाला ही एक विकल्प दिखाई दे रहे हैं और हम हरियाणा की तस्वीर बदलना चाहते हैं, और उस तस्वीर बदलने का काम जींद की जनता इस 28 तारीख को कर देगी। और 31 तारीख को इस बीजेपी और कांग्रेस, हम इनेलो का तो यहां जिक्र ही नहीं है, बीजेपी और कांग्रेस की सारी दुकानें बंद हो जाएंगी। मैं किसी साथी के साथ यहां झगड़ने नहीं आया हूं, मैं तो केवल अपनी बात ये बताने आया हूं कि आज दुष्यंत चौटाला एक अच्छा विकल्प बनकर के सामने आए हैं और ये जींद की जनता बड़ी समझदार और जागरूक जनता है, इस विकल्प को खोएगी नहीं। इस विकल्प के ऊपर मोहर लगा करके और कप और प्लेट के ऊपर मोहर लगा करके सुबह सुबह चाय पी करके जाएगी। और मैं ये कहता हूं दिग्विजय भाई को लगभग मैं मानता हूं 25 से 30 हजार की जीत मिलेगी। ठीक है सोनी जी, ये पूरा जो जननायक जनता पार्टी का कैडर है ये वही है जो इंडियन नेशनल लोकदल का था, तो ऐसे में जनता को कैसे फील होगा कि ये कुछ अलग हैं, कुछ हटके हैं, इनकी राजनीति कुछ हटके होगी, क्योंकि लोग तो वही हैं जो इंडियन नेशनल लोकदल से इधर आए हैं। ऐसे में सवाल जैसे उपेंद्र ने कहा आस्था है, और आस्था जब राजनीति में पैदा हो जाती है तो अंधभक्ति शुरू हो जाती है, और वहां पर जो सुप्रीम लीडर है बस उसकी अंधभक्ति है, उसके सही गलत सभी फैसलों पर हाँ भरना होता है। तो ऐसे में अलग राजनीति कहां से देखने को मिलेगी? नहीं, अलग राजनीति तो है ही नहीं, वही राजनीति। बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा, ये इस बात को मैंने पहले भी उठाया था। अगर सुप्रीमो नाराज हो गया तो उनका भाग्य जो है भविष्य सील हो जाएगा। उसी बात को आपने भी दोहराया, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। अब जननायक, अब कार्यकर्ताओं की जो निष्ठा भी है वो भी अदर में, वो भी इसको माप तोल कर रहे हैं। इस उपचुनाव के बाद जो भी होगा उन कार्यकर्ता उधर उस तरफ रुख कर लेंगे। उन कार्यकर्ताओं का भी अभी जो है मन निश्चित नहीं बना, कई कार्यकर्ता जुड़े हुए हैं, कई दाएं बाएं इधर उधर देख रहे हैं तो इस उपचुनाव का क्या परिणाम रहेगा। उस उपचुनाव के परिणाम के माध्यम से ही वो अपना जो है भविष्य की राजनीति तय करेंगे। ऐसे बहुत से लोग हैं, वो इनेलो के ही जो बिखराव हुआ है वो इनेलो के ही हैं, कुछ इधर गए कुछ उधर गए हैं, और वो अभी कुछ लोग अभी जो है बीच में जो है अदर में हैं, वो देख रहे हैं कि उस उपचुनाव का क्या परिणाम होगा, उसके आधार पर ही अपने भविष्य की रणनीति तय करेंगे। अब जो आपने कहा जननायक जनता पार्टी, उसके अंदर युवा वर्ग के अंदर निश्चित रूप से उत्साह है, उसका प्रयास भी कर रहे हैं, उनकी जो फोकस है वो युवाओं पर ही केंद्रित है। लेकिन शहरों में कहां है जननायक जनता पार्टी? शहरों के अंदर नहीं है, उस ढंग से नहीं है जितनी ये दावा किया जा रहा है। जननायक जनता पार्टी और इनेलो उतने ही है। लेकिन आप कहोगे इसका मतलब आप ये तो मान गए कि वो गांव के अंदर एक बड़े स्तर के ऊपर है। इनेलो जो है, लेकिन जिस दिन आप 28 तारीख और 31 तारीख को वोटिंग का रिजल्ट आएगा, ये आप जब कहना शहर के अंदर एक भारी मत लेकर के दिग्विजय जी विजयी होंगे, ये तो दावा सभी करेंगे। ठीक है, दावा सभी करेंगे। ये तो जो 31 जनवरी को ही पता चलेगा कौन सी दल कौन सा व्यक्ति जो है कहां पर स्टैंड करता है। ये तो नहीं, ये तो आप खुद ही मान गए कि हम गांव में काफी आगे हैं। लेकिन शहर की जो आप बात कर रहे हो, शहर में प्रभाव की बात मान रहे हैं। शहर में देखना आप 28 तारीख को जब इस कप प्लेट के ऊपर मोहर लगेगी और 31 तारीख को जब रिजल्ट आएगा, आपकी सारी बातें ध्वस्त हो जाएंगी। और नहीं, वो आकलन है दिग्विजय जी बड़ी भारी मतों से एक आकलन है, और आकलन हर पार्टी के बारे में उनका। आपके प्रति शुभकामनाएं हैं। हम तो ये कहते हैं 31 जनवरी का परिणाम ही ये तय करेगा। बिल्कुल ठीक है, एक ब्रेक का वक्त हो रहा है। ब्रेक के बाद इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की रणनीति और उनकी इस जींद उपचुनाव को लेकर जारी राजनीति पर भी चर्चा करेंगे। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। तो जींद उपचुनाव को लेकर चर्चा हमारी जारी है और खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। राजीव जेटली जी, आपका रुख करूंगा। ब्रेक से पहले आपसे बातचीत हो रही थी और चुनाव को लेकर जो पक्ष आप रख रहे थे वहीं से शुरू करता हूं। जिस तरह से अब सियासी हलचल बढ़ी है, जींद के जो भी परिणाम आए लेकिन वो असर जरूर डालेंगे, विधानसभा हो या लोकसभा चुनाव। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी अपने आप को कितना मजबूत आंक रही है, जबकि अब चुनाव प्रचार एकदम चरम पर पहुंच गया। जेटली जी, ठीक है। तरुण भंडारी जी, आपका रुख करूंगा, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही हो। एक तस्वीर बड़ी खूबसूरत सी सोशल मीडिया पे घूम रही है आज, जिसमें आपके प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर साहब महावत बने हैं, बाइक चला रहे हैं और पीछे रणदीप सुरजेवाला बैठे हैं। क्या इतनी ही मजबूत कांग्रेस इस वक्त धरातल पे है? क्योंकि तस्वीर काफी खूबसूरत नजर आई। बिल्कुल शाकिर जी, अब आपने मीडिया ने भी देख लिया और विपक्षी दलों ने भी देख लिया, जनता ने भी देख लिया। जो बात आप करते थे कि हमेशा कांग्रेस कई गुटों में बटी हुई है, आज सभी नेता वहां चुनाव प्रचार में लगातार अपनी ताकत झोंके हुए हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी भी आज प्रोग्राम करके गए हैं, कल कुलदीप बिश्नोई जी और किरण चौधरी जी वहां थी,
शैलजा जी वहाँ हैं, अशोक तंवर जी और रणदीप सुरजेवाला जी लगातार इकट्ठे होकर हर गांव में जा रहे हैं। आज सारी की सारी कांग्रेस जींद के उपचुनाव में लगातार रणदीप सिंह सुरजेवाला जी की मदद कर रही है और आने वाले जो 28 तारीख को चुनाव होगा और 31 तारीख को रिजल्ट आएगा, उसमें कांग्रेस भारी मतों से चुनाव जीतेगी। क्योंकि अब विपक्षी दलों के पास एक ही मुद्दा था कि कांग्रेस कई गुटों में बटी हुई है। आज राहुल गांधी जी के नेतृत्व में और डॉक्टर अशोक तंवर जी जो इस हरियाणा के अध्यक्ष हैं, उनके सेनापति होने के कारण आज सारी की सारी कांग्रेस इकट्ठी होकर चुनाव प्रचार में इस भारतीय जनता पार्टी की जो जन विरोधी नीतियां, जो इन्होंने 154 वादे इस जनता के साथ किए थे, उनमें से कोई भी वादा ये पूरा नहीं कर पाई। ये प्रचार लगातार उस जींद की धरती पे हो रहा है और जींद के विकास के लिए आज कांग्रेस अपना वोट जींद की जनता कांग्रेस को देगी और कांग्रेस के प्रत्याशी जो कि बड़े मजबूत, जिन्होंने कि कैथल में भी विकास करके दिखाया और पूरे हरियाणा में विकास किया है, उनको जींद की डेवलपमेंट के लिए वोट डालेगी और आने वाले चुनाव में जो हो रहा है जींद में, इसमें कांग्रेस भारी बहुमत से जीतेगी। ठीक है राजीव जी, मैं आपका रुख करूंगा। जिस तरह से कुछ लोगों की नाराजगी सामने आई थी मीडिया के जरिए, उन्होंने अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले और तमाम चीजें चल रही हैं, क्या वो चीजें भारतीय जनता पार्टी को नुकसान पहुंचा सकती है या उसको काउंटर करने के लिए आप लोगों की तरफ से कोई कोशिश की गई है? क्योंकि सवाल विपक्ष तो यही उठाएगा ही और जो कैमरे के सामने देखा गया कि नाराजगी जरूर है। जेटली जी, राजीव जी, आवाज पहुंच पा रही है अब तक? ठीक है, राजीव जी तक पहुंचने की कोशिश करेंगे, तकनीकी समस्या है। वीरेंद्र सोनी जी, मैं आपका ही रुख करूंगा। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के भीतर कुछ लोगों की नाराजगी कैमरे के सामने नजर आई, बल्कि सभाएं तक कर ली अपने समर्थकों के साथ, उसका असर क्या इन चुनावों पर पड़ेगा? भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार पर, उनके प्रचार पर पड़ेगा? क्योंकि नाराजगी अगर पुराना कार्यकर्ता जता रहा है, जो पिछले इलेक्शन में एक उम्मीदवार था और एक बड़ी संख्या में वोट उसने हासिल किए थे, वो अगर नाराज हो रहा है तो कहीं ना कहीं मैसेज तो गलत जाएगा। सोनी जी, की नाराजगी पर भले ही आपने अंकुश लगा लिया हो, कार्यकर्ताओं को मना लिया गया हो, लेकिन फिर भी कार्यकर्ता के मन के अंदर जो टीस है वो कहीं ना कहीं अब भी दिखाई देती है। सुरेंद्र बलवारा जी अब मान गए, उन्होंने अपने पत्ते नहीं खोले, ठीक है, उनको भविष्य के लिए कुछ ना कुछ पार्टी की ओर से आश्वासन मिल गया होगा, ठीक है, लेकिन जो कार्यकर्ताओं के अंदर मन की ठीस है, बाहरी उम्मीदवार जो बनाया जाता है तो जो स्थानीय कार्यकर्ता होते हैं उसके मन में बच्चे ठीस रहती है और ये ठीस रहेगी। अब पार्टी का एक विजन स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि उसने जिताऊ उम्मीदवार पर ही अपना दाव लगाना है। कलराज मिश्र जी भी कह चुके हैं और इस तरह से पार्टी का दृष्टिकोण स्पष्ट हो रहा है कि अब जो जिताऊ चेहरा होगा पार्टी उस पर ही दाव लगाएगी, चाहे वो किसी भी दल का हो। तो इससे यह बात स्पष्ट हो गई है कि बीजेपी के अंदर अब आगे क्या होने वाला है। जो पुराने कार्यकर्ता, निष्ठावान व समर्पित कार्यकर्ता हैं, उनमें टीस है, वो टीस किसी के रूप में प्रकट होती है, वो दिखाई भी दे रही है, लेकिन उनका जिस समय जो है कोई बस नहीं चल पा रहा, वो इस समय हालात से समझौता कर रहे हैं, लेकिन उनके सामने कोई विकल्प भी नहीं है। इसलिए जो लोग बीजेपी से नाराज हो गए थे वापस बीजेपी की ओर आ रहे हैं, लेकिन उनमें टीस जो है वो कहीं ना कहीं प्रकट अवश्य होगी। ठीक है राजीव जी, अगर आप तक आवाज पहुंच रही हो तो यही सवाल मेरा आपसे, और इसका जवाब चाहूंगा कि क्या ये जो नाराजगी है क्षणिक है या इसका असर आप लोगों को लग रहा है कि चुनावों पर पड़ सकता है? चलिए जेटली जी के पास जाऊंगा। सोनी जी, मैं आपके पास एक सवाल लेकर और आता हूं, क्योंकि जब उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी ने घोषित किया था तब कांग्रेस की तरफ से कोई उम्मीदवार सामने दिख नहीं रहा था। ऐसे में जब रणदीप सुरजेवाला का नाम सामने आ गया तब ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का खेमा ज्यादा एक्टिव हुआ है, उसे लग रहा है कि नहीं, मुकाबला कहीं 19-20 का हो गया है। ऐसे में जो नाराज हैं उन्हें मनाओ और प्रचार में कूदो, और सभी लोग जितने मंत्री हैं सब प्रचार में आना शुरू हो गए। उससे पहले तक ये लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी एक लीडिंग एज के साथ आगे बढ़ रही है। नहीं, बिल्कुल उसमें ऐसा लग भी रहा था। अभी कांग्रेस के पास कोई उम्मीदवार नहीं है, आपके सर्वे ने भी इस बात को साबित किया था और लोगों को ऐसा दिखाई भी दे रहा था। लेकिन रणदीप सुरजेवाला के आने से तस्वीर का रुख बदल गया। रणदीप सुरजेवाला भारी भरकम जो है उनको माना जाता है, उनका व्यापक प्रभाव भी है, वो सभी वर्गों में लोकप्रिय हैं। रणदीप सुरजेवाला एक वर्ग विशेष के नेता नहीं है, उनकी सभी वर्गों में लोकप्रियता है और उनका एक सुलझे हुए राजनीतिक है, उनकी छवि अच्छी है और उनके आने से बीजेपी भी इस बात को समझती है, इस बात को गंभीरता से ले रही है कि रणदीप सुरजेवाला बहुत बड़ी चुनौती है। क्योंकि रणदीप सुरजेवाला अगर इस चुनाव से जीतते हैं, उपचुनाव में जीतते हैं, तो इसका बहुत बड़ा संदेश जाएगा और बीजेपी के लिए आगे बहुत कठिनाइयां खड़ी होंगी। इसलिए बीजेपी के जितने भी संगठन के लोग हैं और मंत्री हैं, सभी इस चुनाव में जी जान से जुटे हुए हैं और कोई कसर नहीं छोड़ रहे। बाहर से कार्यकर्ता भी आ रहे हैं, जो अलग अलग समुदाय के नेताओं को बुलाकर वहां बिठाया जा रहा है,
पार्टी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती, रूठों को मनाया जा रहा है, दूसरे दलों के नेताओं को लाने का भी प्रयास किया जा रहा है। ठीक है उपेंद्र, मैं आपका रुख करूंगा। जननायक जनता पार्टी आप मैदान में है, जो भी विधायक बनेगा उसके पास समय कम होगा, लेकिन ऐसे में जींद के लिए आपका एजेंडा क्या है? लोग ही पूछेंगे कि चलिए ठीक है, ये विधानसभा में समय कम है, अगली विधानसभा आएगी, लोकसभा आएगी, आपके पास क्या एजेंडा है, क्या रोड मैप है जींद के लिए? आप करने क्या वाले हैं? क्योंकि हर कोई आता है, चुनाव जीतता है और अपनी राजनीति तो चमकाता है, लेकिन जींद को नहीं मिल पाता कुछ भी। देखिए, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, मैं आपके बात से सहमत हूं। मैं ये मानता हूं कि अगर ये युवा चेहरा जिसको जननायक जनता पार्टी ने अपना उम्मीदवार बना करके दिग्विजय जी को मैदान में उतारा है, ये एक ऐसा चेहरा है जो एनर्जेटिक है, जिसने इस पूरे प्रदेश के अंदर छात्र हितों के लिए लड़ाई लड़ी है। वो इनसो के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे हैं और अब भी वो हाल फिलहाल भी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। अगर ऐसा चेहरा जिसने इस युवाओं की हर नज़दीकियों से उनकी कमजोरियों को देखा है, उनकी समस्याओं को जानने की कोशिश की है, छात्रों के साथ किस प्रकार का व्यवहार आज हमारी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर हो रहा है उसको बड़े अच्छे ढंग से और करीबी से उन्होंने देखा है, अगर ऐसा चेहरा विधानसभा में मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली बन करके जाए तो वो कहीं ना कहीं ये चीज़ कन्फर्म है कि वो उन साथियों के लिए मुद्दों को उठाने का काम करेगा। अगर वो विधानसभा में जाकर के बैठेगा तो कहीं ना कहीं युवाओं की बात करेगा, कहीं ना कहीं छात्र हितों की रक्षाओं की बात करेगा। अगर बात करें हम कांग्रेस की, जिनके पास पहले ही वो विधायक थे और अब यहां से उनको थोपने का काम किया जनता के ऊपर, जींद की जनता के ऊपर, तो जींद की जनता इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है कि हम इस तरीके के उम्मीदवार को बिल्कुल पसंद नहीं करेंगे जो पहले विधायक है और अब यहां से दोबारा से विधायक बनने की कोशिश में है, जिसको जनता उनको नकार देगी। और दिग्विजय चौटाला एक ऐसा अकेला विकल्प अब जींद की जनता के पास बच गया है जो इस जींद का रुका हुआ हर विकास कराने के लिए जी और जान की बाजी लगा देगा। दुष्यंत चौटाला जी के साथ मिलकर के वो इस नए प्रदेश को बनाने का काम करेगा और जींद की जनता को धोखा नहीं देगा, हमेशा उनके साथ तन मन और धन से लगा रहेगा। ठीक है, तरुण भट्टाचार्य जी आपका रुख करूंगा। कांग्रेस लगातार जींद को लेकर अपने कामों को गिनवाती है, यूनिवर्सिटी हो, अस्पताल हो, तमाम चीजों का जिक्र करती है, लेकिन क्या इस उपचुनाव में उन तमाम कामों को आप गिनवाकर जनता के दिमाग में वो चीजें डाल पाएंगे कि हमने किया था ये सब कुछ जो जींद में आज दिख रहा है आपको, लिहाजा हमें जिताइए, हम आगे भी काम करेंगे? क्योंकि प्रचार में तो सभी पार्टियां हैं और काउंटर भी आप लोगों का काफी कुछ हो रहा है। ऐसे में कैसे जींद की जनता के दिमाग में ये चीजों को बैठा पाएंगे आप कि जींद में जो कुछ इमारतें आपको देखने को मिल रही है वो कांग्रेस की देन है? ऐसा शाकिर जी, कांग्रेस की सरकार में जींद का जितना डेवलपमेंट हुआ वो आज तक किसी भी सरकार में नहीं हुआ। ठीक है, अगर वहां कन्या महाविद्यालय आया वो भी कांग्रेस की देन थी, अगर चौधरी रणबीर सिंह विश्वविद्यालय आया वो भी कांग्रेस की देन थी, जो रेलवे ओवरब्रिज बना वो भी कांग्रेस की देन थी, अंडरपास बना वो भी कांग्रेस की देन थी, और पानी की समस्या कुछ गांव की बड़ी गंभीर समस्या थी जिससे लोग बड़ा उनका जीवन यापन बड़े बुरे ढंग से चल रहा था, उसका समस्या को भी कांग्रेस ने खत्म करने का काम किया, रोजगार देने का काम किया। और सड़कें इतनी बढ़िया थी तब, और आज की आप भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अगर आप देखोगे तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो इन्होंने 154 वादे किए थे, मैं तो इनको चुनौती देना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के लोगों को कि अगर ये अपना घोषणा पत्र वहां किसी चौराहे पे जीत के जनता को लोगों को पढ़ के सुना दें और बता दें कि 154 वादों में से कौन कौन से वादे पूरे कर दिए, तो मैं मान लूंगा कि भारतीय जनता पार्टी ने काम किए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने रोजगार 2 लाख रोजगार प्रतिवर्ष देने का वादा किया था, वहां के युवा रोजगार की तलाश कर रहे हैं। बेरोजगारी भत्ता देने की बात करी थी वो पूरा नहीं हुआ, कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने का वादा किया था वो नहीं हुआ, मेडिकल कॉलेज लेके आने का वादा किया था वो। 4.5 वर्ष इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस जींद की जनता को ठगा है। और जब बाय इलेक्शन आ जाता है तो इनके पास अपना कैंडिडेट भी नहीं होता, अपने उम्मीदवार को उतारने की बजाय ये दूसरी पार्टी से जो कि एक सहानुभूति लेने के लिए इन्होंने वो राजनीति करी या किसी और कारण सहानुभूति की राजनीति करी, दूसरी पार्टी से उम्मीदवार किसी प्रलोभन देके लेके आते हैं, ये इनका एजेंडा है। और आज विकास के नाम पे तो वहां कोई प्रचार भी नहीं कर रहा कि हमने जींद के लिए क्या किया, ये सिर्फ जाति के आधार पे वोट बैंक लेना चाहते हैं जो इनका हमेशा से एजेंडा रहा है। दूसरी तरफ मैं जेजेबी के भाई को भी सुन रहा था जो मेरे मित्र हैं, ये कह रहे हैं कि रणदीप सिंह सुरजेवाला जी को कैथल से लेके आए। मैं पूछना चाहता हूं चौधरी देवीलाल जी के परिवार, क्या सिर्फ चौधरी देवीलाल जी का परिवार ही आपकी पार्टी में रह गया? अगर अभय सिंह चौटाला जी लड़ेंगे एलनाबाद से लड़ेंगे, डबवाली से नैना चौटाला जी लड़ेंगी, अजय सिंह चौटाला भिवानी से लड़ेंगे, कुरुक्षेत्र से अभय सिंह चौटाला लड़ेंगे, और ओचाना से हिसार से ओचाना से दुष्यंत चौटाला लगेंगे। और अब पहली बार आपके हाथ में टिकट आई थी, आप कार्यकर्ताओं की बात कर रहे हो, छात्रों की बात कर रहे हो, युवाओं की बात कर रहे हो, क्या आपकी पार्टी में कोई भी एक ऐसा नेता नहीं था जो आप
किसी को नेता को टिकट दे पाते अपनी पार्टी से। आपने फिर उसी परिवार, जो कि एक परिवार की लड़ाई थी, श्रीमान जी ये बात आपके ऊपर फिट बैठती है, हमारे ऊपर नहीं बैठती, क्योंकि दिग्विजय चौटाला जी पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं और हमारी पार्टी पहली बार चुनाव लड़ रही है। ये एक नई पार्टी हमने बनाई है जिसके साथ हम मिलकर के हरियाणा प्रदेश के युवाओं के साथ साथ किसान तक का, कमेरे और हमारे सभी साथियों का हम विकास करना चाहते हैं। ये जो आप बात कह रहे हैं ये हमारे ऊपर फिट नहीं बैठती, ये आप पर फिट बैठती। दिग्विजय चौटाला जी कहीं से आज के दिन कहीं से एमएलए नहीं है, वो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है। आपके जो रणदीप सुरजेवाला जी हैं, मैं आपको रोकना चाहूंगा, उपेंद्र आपको भी रोकना चाहूंगा। राजीव जेटली जी हमारे साथ जुड़ गए, तकनीकी समस्या के चलते उनसे बात नहीं हो पा रही थी। जेटली जी, किस तरह से अब प्रचार आगे जिस तरह से बढ़ रहा है और हरियाणा की राजनीति में जींद का जो उपचुनाव है खासा अहम होता जा रहा है, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की आगे की रणनीति क्या है? आने वाले जो समय प्रचार की बात है उसमें ये कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री अभी तक नहीं पहुंचे, कब तक मुख्यमंत्री के पहुंचने की संभावना है और क्या कुछ अब आप लोग वादे कर रहे हैं जींद के जनता से? देखिए, पहले 3-4 बातें मैं बहुत देर से सुन रहा था। मुझे आपकी आवाज नहीं पहुंच रही थी, हो सकता है कोई टेक्निकल वजह हो। बिल्कुल। लेकिन मेरे को 2-3 मिनट दे दीजिए। बिल्कुल। देखिए, मैं एक बात बताना चाहता हूं कि जींद की जनता जींद के कैंडिडेट को चुनना चाहती है। ये सबसे पहली प्रायोरिटी है उनकी। जो भी जींद से ताल्लुकात रखता है, जिसने जींद में अपनी सर्विस दी है, जिसने जींद की जनता की सेवा करी है, पहला चुनाव उसी का होगा। अब उनमें कौन कौन से कैंडिडेट आते हैं, उसमें नो डाउट एक इंडियन नेशनल लोकदल के आते हैं और भारतीय जनता पार्टी के आते हैं। भारतीय जनता पार्टी के स्वर्गीय मिड्डा साहब वो एडमिट कर चुके हैं विधानसभा के अंदर, सदन के अंदर भी, कि जितनी ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ भारतीय जनता पार्टी ने, बावजूद ये जानते हुए कि वहां पर भारतीय जनता पार्टी का विधायक नहीं है, जो उन्होंने विकास किया वो कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। मैंने नहीं कहा, ये मिड्डा साहब खुद बोल करके गए हैं। रही बात दूसरे कैंडिडेट जिसको आप जेजेपी कहते हैं, जेजेपी के बारे में हमें कुछ कहने की जरूरत नहीं है। वो तो इंडियन नेशनल लोकदल के अध्यक्ष अभय सिंह चौटाला जी कह चुके हैं उनके बारे में कि जो अपने दादा परदादाओं के नहीं, वो जींद की जनता की क्या होंगे। तो ये बातें हमें कहने की जरूरत नहीं है। मैंने आपसे कहा कि जो भी जींद का ईमानदार प्रत्याशी होगा, जो जींद की जनता की सेवा कर सकता है, जींद की जनता उसका चुनाव करेगी। और नो डाउट जींद की जनता ने बार बार मिड्डा साहब के व्यक्तिगत छवि पर, मिड्डा साहब के व्यक्तिगत कार्यों के ऊपर अपनी मोहर लगाई है। वो कभी किसी राजनीतिक पार्टी पर मोहर नहीं लगाई थी उन्होंने। और तीसरी बात, सुरजेवाला जी की मजबूरी है। सुरजेवाला जी को राहुल गांधी जी ने दिल्ली से भगाना था, इसीलिए उन्होंने उनको जींद में भेजा। और ये बात सुरजेवाला जी बहुत बेहतर जानते हैं। सुरजेवाला जी आज कहीं स्टैंड ही नहीं कर रहे। अगर वो स्टैंड नहीं कर रहे तो उसका सीधा सीधा मतलब है कि राहुल गांधी जी को अपनी कड़नी काटनी थी। युवाओं से राहुल गांधी जी को अपने आसपास जितने भी युवा हैं उनको हटाना था। आपने देखा होगा, पहले उस सचिन पायलट को हटाया, उसके बाद सिंधिया जी को साइडलाइन किया, फिर सुरजेवाला जी को, कल आपने देखा होगा माखन साहब को भी कर दिया। तो ये पार्टी जब तक राहुल गांधी स्टैब्लिश नहीं हो जाते तब तक राहुल गांधी किसी भी युवा को स्टैब्लिश नहीं होने देना चाहते। और यही वजह है, ये जो गलत फहमी फैला रहे हैं सुरजेवाला कि मुझे किसी बड़े नेतृत्व के लिए भेजा है, इसलिए नहीं भेजा, उनको हटाया गया है अपनी पार्टी से, इस वजह से वो वहां बैठे। जेटली साहब, सुरेंद्र बरवाला के बारे में क्या राय है? क्या वो जींद के लोकल नहीं थे? क्या उन्होंने पिछला चुनाव मजबूती से नहीं लड़ा था? क्या उनके पास जन समर्थन नहीं था? नाराज हैं वो लोग? बिल्कुल, देखिए, किसी को भी नाराजगी का अधिकार है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जो होता है, वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जो भी कैंडिडेट दिया जाता है वो निष्पक्षता से, ईमानदारी से कार्य करता है। सुनिए मेरी बात को, कार्य करता है और उसको हर किसी को अपनी महत्वाकांक्षा जाहिर करने का अधिकार है। हर कोई चुनाव लड़ना चाहता है, हर किसी को टिकट नहीं दी जा सकती। जो भी जीतने वाला व्यक्ति होता है उसे टिकट दी जाती है। और मिड्डा साहब पहले भी भारतीय जनता पार्टी में थे, उसके बाद वो 2 बार इनेलो से विधायक बने, लेकिन उनके सुपुत्र जिन्होंने अपनी भारतीय जनता पार्टी पर निष्ठा जताई, आस्था जताई, और जीते हुए व्यक्ति हैं वो, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें कंसीडर किया और उनको चुनाव में उतारा। ठीक है, तरुण जी आप काउंटर करना चाह रहे थे। तरुण जी। शाकिर जी, मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की बात सुन रहा था। इन्होंने कहा कि 2 ही लोग हैं वहां लोकल, जो कि एक एनएलडी और भारतीय जनता पार्टी। जो भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार है वो भी एनएलडी का ही है। इन्होंने उन्हीं की पार्टी से उनको अपनी दल में शामिल करवाया, दल बदल करके और प्रलोभन देके। इनकी पार्टी में तो कोई भी ऐसा 4.5 साल में व्यक्तित्व नहीं था जो जींद की जनता की सेवा कर सकता हो, और इन्होंने एक भी काम नहीं गिनवाया जींद का। ये सिर्फ आज राहुल गांधी जी की बात कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं, राहुल जी ने तो कई युवाओं को ताकत दी है। सचिन पायलट जी को उप मुख्यमंत्री बना के बनाया, ज्योतिराज सिंधिया जी को कैबिनेट मंत्री बनाया, आरपीएन सिंह जी को कैबिनेट मंत्री बनाया, जतिन प्रसाद जी को कैबिनेट मंत्री बनाया,
अशोक तंवर जी को अध्यक्ष बनाया, कई लोगों को, और आज भी कुलदीप राठौर जी को अध्यक्ष बना के हिमाचल में भेजा है। आप बताएं, मोदी जी ने बुजुर्गों को निपटाने का काम किया, मुरली मनोहर जोशी जी को निपटाया, उन्होंने लाल कृष्ण आडवाणी जी को निपटाया, उन्होंने शत्रुघ्न सिन्हा को निपटाया, सुषमा स्वराज को निपटाया, और युवाओं को भी कोई ताकत देने का काम नहीं किया। एक भी नाम बता दे। ठीक है, ठीक है तरुण जी, क्या मैं बोल सकता हूँ? मैं थोड़ा सा बिल्कुल बिल्कुल जेटली जी काउंट कीजिए जी। अगर कोई बात जींद के बारे में करना चाहते हैं, देखिए, हेलो जी, हाँ, मैं केवल इतना बोलना चाहता हूँ कि जींद के अंदर अभी तक किसी ने ये कल्पना नहीं करी थी कि जींद को अंडरपास दिए जाएंगे, ये कल्पना नहीं करती। चार ऐसे पार्क जहाँ पर लोग कूड़े के ढेर होते थे, वहाँ चार ऐसे पार्क डेवलप किए हैं जहाँ पर बच्चे, सुनिए मेरी बात, अभी यार जींद के ऊपर बोल रहे थे, अब मैं जींद पे तो बता रहा हूँ आपको, मैं जींद पर ही बता रहा हूँ तरुण जी, आता हूँ। हरियाणा की जनता, अरे मैं जींद पर ही बता रहा हूँ मेरे भाई, सुन तो लीजिए तरुण साहब, सुन तो लीजिए मेरी बात। उपेंद्र मैं आऊंगा आपके पास, आऊंगा अभी, उपेंद्र अभी आऊंगा। अगर मैं कहना चाहूँ, उपेंद्र अभी आऊंगा, तो लोकतांत्रिक मूल्यों का समय, उपेंद्र अगर अपमान किसी ने किया है जी, अगर दलित वर्ग की मैं बात विशेष तौर पर, अगर समय की कमी है उपेंद्र, का अपमान किसी ने किया है, दलित के ऊपर यहाँ से विधायक आज के दिन बने हुए हैं और यहाँ से विधायक बनना चाहते हैं, मानी गई तो हम धर्म परिवर्तन कर देंगे। सुरजेवाला जी ने बड़ा ही एक लोकतांत्रिक रूप से अपमान किया है। कैथल की जनता के साथ तो उन्होंने धोखा किया ही किया है, साथ में उन्होंने जींद की जनता के साथ भी धोखा करने का काम किया है, और धोखेबाजों की सरकार है। ठीक है वीरेंद्र सोनी जी, मैं आपका नहीं हो सभी लोगों को आप सुन रहे हो, लगातार हो सकता है इसी तरह के आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं। जेटली साहब कह रहे हैं कि महत्वाकांक्षी हो गए थे सुरेंद्र बरवाला, इसलिए उनको टिकट नहीं मिल पाया, महत्वाकांक्षा जाहिर कर रहे थे, ऐसे और ये तमाम चीजें चलती रहेगी। जींद को क्या मिलेगा वीरेंद्र सोनी जी? तलाश में रहते हैं, लोग जानते हैं कहीं ना कहीं का मौका लग जाए, लेकिन जींद की पिछड़ेपन के कारण ही सभी लोग ये दावा कर रहे हैं कि हम जींद को राजधानी बनाएंगे। धोखा खाया है, जींद को राजधानी की बात जो है, ये लोग यहाँ के जींद के मतदाता समझते हैं कि हमें भ्रमित करने का प्रयास हो रहा है। ठीक है, जींद के दावे प्रति दावे तो किए जा रहे, विकास के दावे सभी करेंगे। ठीक है, इन दलों का उद्देश्य यही है, दावा करना, विकास के दावे करेंगे। और राजधानी की बात छेड़ दी, राजधानी का राग अलाप रहे हैं, तो क्या राज्य को राजधानी बनाया जा सकता है क्या? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। माफी चाहूंगा तकनीकी समस्या के चलते, किसी को समय कम मिला, किसी को ज्यादा मिला, ऑडियो की दिक्कत चल रही थी, लेकिन बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। वीरेंद्र सोनी जी आपका बहुत शुक्रिया, उपेंद्र आपका बहुत शुक्रिया, तरुण भंडारी जी आपका बहुत शुक्रिया, राजीव जेटली जी आपका बहुत शुक्रिया। इस चर्चा को सार्थक बनाने के लिए जींद का उपचुनाव है, और जिस तरह से वीरेंद्र सोनी जी ने कहा कि लोगों में बिखराव है और बिखराव का ही फायदा राजनीतिक दल अलग अलग मुद्दों को उछाल कर उठाना चाहते हैं। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।